नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राजनीति में बेइज्जती की हद क्या हो सकती है। पार्टी गया, सिंबल गया, नाम गया। आज 3 सांसद और 5 विधायक चले गए, बच गए सिर्फ बाप, बेटे और राउत। और तो और ट्विटर का ब्लू टिक भी गया। आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिंडनबर्ग के बाद आज फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसने अडानी के बारे में एक आर्टिकल छापा है, जिसका क्रक्स ये है, जो भाव ये है कि गौतम अडानी के एक भाई हैं विनोद अडानी। उनकी सिंगापुर में एक कंपनी है और उस कंपनी ने रूस के एक बैंक से 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया था और बदले में अडानी के शेयरों को गिरवी रख दिया था। और तो और इसकी जानकारी भारतीय बाजार को भी नहीं दी गई। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी को वापस अपने हिस्से में ले लिया। दरअसल 2014 में जब लोकसभा चुनाव होने थे तो उसी वक्त कांग्रेस को यह एहसास हो गया था कि इस बार थोड़ा मुश्किल है, तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था, उन्हें गिफ्ट कर दिया गया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, विश्व हिंदू परिषद इसे लेके गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले की सुनवाई की तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर सरकार चाहे तो वापस ले सकती है। जब कोई विवाद नहीं था तो केंद्र सरकार ने अपनी ज़मीन को फिर से दोबारा ले लिया। इसमें कब्रिस्तान भी हैं, इसमें मस्जिद भी है, इसमें दरगाह भी हैं, पर यह मामला सॉर्ट आउट हो गया। इसकी नोटिस निकल गई कि आज से ये प्रॉपर्टी दोबारा सरकार की है, केंद्र सरकार की है। लेकिन हमारा आज का राष्ट्रीय विषय थोड़ा अलग है। आज कहानी एनजीओज़ की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में चलते हैं। साल 1976 इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा में एक बिल पास किया। उस बिल का नाम था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, FCRA। उस बिल में भारत के अंदर जो भी एनजीओज चल रहे थे उनको मॉनिटर करने की, उनका कामकाज कैसा, इस पर सरकार नजर रखेगी, वो था उसमें। 2010 मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की ही, उन्होंने FCRA एक्ट को थोड़ा कड़ा बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल नेचर की संस्थाएं हैं उनकी विदेशी फंडिंग पर इन्होंने रोक लगा दी, मनमोहन सिंह की सरकार ने। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और 2016 में FCRA कानून को थोड़ा और कड़ा बनाया गया। इसमें 3 नए प्रावधान जोड़े गए। पहला प्रावधान यह था कि विदेशी जो भी फंड आएगा किसी एनजीओज के पास, उसका सिर्फ आप 20% हिस्सा ही प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर सकते हैं और बाकी 80% जो पैसे होंगे जो विदेशों से आए हैं उन्हें आपकी जनता की भलाई के काम में खर्च करना होगा। दूसरा बदलाव यह था कि जो भी विदेशों से फंड आएंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की शाखा में जमा होंगे। और तीसरा यह था कि जो भी बड़े एनजीओ जो विदेशों से पैसा लेंगे वो आप फंड डाइवर्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे को, किसी दूसरे एनजीओज को नहीं दे सकते, आपको ही, चूंकि आपने भलाई के काम के लिए लिया है पैसा, तो आपको ही वो पैसे भलाई के काम में लगाने होंगे। पता है इन 3 बदलावों के बाद क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 2016 में ही, जिस साल ये तीनों नए प्रावधान लाए गए, उसी साल 20,000 एनजीओज का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया। 20,000 उसी साल। 2015-16 में 17,773 करोड़ का विदेशी फंड एनजीओज के पास आया था। यह सरकार ने सदन में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2015-16 में 17,773 करोड़ आया था और 2016-17 में यह राशि घटकर 1/3 रह गई, सिर्फ 6,699 करोड़ रुपए। मतलब कि 1 साल के अंदर 11,000 करोड़ रुपए, 274 करोड़ रुपए कम आए सिर्फ इन प्रावधानों को लागू करने के कारण। बेन एंड कंपनी है, उन्होंने एक इंडियन फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट जारी की थी 2019 में।
वो रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2018 के बीच भारतीय एनजीओज को विदेशों से मिलने वाले फंड में 40% की कमी आई है। 2019 में उस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को एक बयान में बताया था कि 2872 एनजीओज के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, एफसीआरए लाइसेंस। उसमें ग्रीन पीस और नवरंग फाउंडेशन भी थे। ग्रीन पीस वही एनजीओज है जिसने कुडमकुलम एटॉमिक पावर प्लांट को में उसको जो आंदोलन हुआ था उसके खिलाफ, उसको उस आंदोलन को खड़ा करने में इस ग्रीन पीस फाउंडेशन के फंड का इस्तेमाल किया था कोई उदय कुमार नामक शख्स थे। कारण सिर्फ एक था कि भारत रूस के सहयोग से एक एटॉमिक पावर प्लांट बना रहा था। अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका का ग्रीन पीस फाउंडेशन था एनजीओ, उसने फंड दिए और उससे एक आंदोलन खड़ा हुआ। नवरंग फाउंडेशन के बारे में आप जानते हैं, तीस्ता सीतलवाड़ वाला गुजरात दंगों, इन दोनों के एफसीआई लाइसेंस रद्द कर दिए गए। हंगामा तो हुआ 2022 में 6000 एनजीओ के एफसीआई लाइसेंस रद्द कर दिए गए। और हंगामा इसलिए हुआ कि उन जो लिस्टेड था उसमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी थी। बाद में मिशनरी ऑफ चैरिटी ने अपने कागज पत्र को दुरुस्त किया, दोबारा जमा किया, तब जाकर उनका एफसीआरए लाइसेंस बहाल हुआ। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ एनजीओज को जब से मोदी सरकार आई है और 2022 तक, मेरे पास 2022 तक के आंकड़े हैं, 1,73,000 करोड़, 1.73 लाख करोड़, 1.73 लाख करोड़ रुपए विदेशी फंड जो कि इन एनजीओ के पास आने थे वो नहीं पा सके। तो इतनी बड़ी रकम 1.73 लाख मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत में नहीं आ सके। इस हिसाब से तो यहां के गरीबों को भूखे मर जाना चाहिए था। या फिर ये एनजीओज क्या कर रहे हैं, इनके सीधे पेट पर लात पड़ी है, क्या कर रहे होंगे। और एक है लुटियंस दिल्ली में, जब आप जाएंगे तो वहां डिफेंस दलालों के बंगले थे। यूपीए 2 शासन के दौरान रात को वहां पार्टियां चला करती थी, जर्नलिस्ट आते थे, कुछ मंत्री शामिल होते थे। वो सारे डिफेंस दलाल भूखों मर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगा। सरकार सरकार से बात करिए, राफेल वाले मामले में वही हुआ था। वो डिफेंस दलाल क्या कर रहे होंगे, करोड़ों अरबों का खेल होता था। 2 लाख करोड़ पे इधर गए, करोड़ों उधर गए, वो लोग क्या कर रहे होंगे। जवाब का हिंट प्रधानमंत्री के भाषण में 2019 में भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मैं जो कदम उठा रहा हूं उसके कारण बड़ी शक्तियां मुझसे नाराज हैं, वो मेरी हत्या भी करवा सकती हैं। खैर, ये तो हो गई राष्ट्रीय खबर। अब आते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में आज की सबसे बड़ी खबर है कृषि टैक्स। आपको पता है 4 दिन से यहाँ के व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं। कल सारे व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री के आवास का घेराव भी किया। आज बड़ी खबर यह है कि सत्ताधारी महागठबंधन के अंदर भी कृषि बिल को लेकर घमासान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सीधे सीधे कृषि बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 2% बाजारों से टैक्स वसूलना गलत है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गया। इस प्रतिनिधिमंडल में राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम तो थे ही, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी थे जिन्होंने लाया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से फागू बेसरा और विनोद पांडे थे। फागू बेसरा और विनोद पांडे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये वसूली नहीं होनी चाहिए, कृषि बिल जो पास हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि लाए आप, समर्थन भी किया आपने, विरोध भी कर रहे हैं आप। अब ऐसा एहसास हो रहा है, लग रहा है कि जिस तरह सीनियर नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, कृषि बिल शायद रद्द हो सकता है। और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी इशारा दिया है कि
जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव हिंट आता है हम ये हड़ताल समाप्त कर देंगे। अब बात बिहार की। बिहार में राजनीतिक खबर ये है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों ने कांग्रेस को सलाह दी है। सलाह ये है कि सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। वामपंथी दलों का एक अधिवेशन था, वहां तेजस्वी यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि तमाम जो दल हैं, जो भाजपा विरोधी दल हैं, वो एक मंच पर आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। तेजस्वी यादव ने फॉर्मूला सुझाया कि जहां कांग्रेस की भाजपा से लड़ाई है वहां कांग्रेस लड़े ना, लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर है वहां रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। मुझे जो लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक पहल की थी, वो पहल सफल नहीं हुई। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने कुछ रीजनल नेताओं से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, केसीआर से मुलाकात की है, तेलंगाना वाले। खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे सीताराम येचुरी, वहां भी मुलाकात हुई। तो नीतीश कुमार जिस मिशन में फेल हुए हैं, शायद तेजस्वी और लालू इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन शिकायत बस इतनी सी है कि कांग्रेस कोई भाव नहीं दे रहा। अब कांग्रेस क्यों नहीं भाव दे रहा ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन मिला जुलाकर कहानी यही है कि ये जो कांग्रेस विरोध, जो भाजपा विरोधी जो क्षेत्रीय दल हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस भाजपा विरोध का जो महागठबंधन बनेगा उसको लीड करे। देखते हैं कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। नमस्कार।